नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भारत सूरज। रात के 10 बज गए हैं और हाजिर हूं 10 रिपोर्ट लेकर। तो किन 10 बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको वो बता दें। सबसे पहले तो आपको बताएंगे हम लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबर, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम गया है और अब बात इस बात पर करनी जरूरी है कि किसका जोर इस लोकसभा चुनाव में चलेगा। इसके बाद हम आपको लेकर जाएंगे लोकसभा चुनाव के साथ ही एक और खबर पर बताएंगे, आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे, क्योंकि मोदी पहुंच गए हैं कन्याकुमारी ध्यान करने के लिए और विपक्ष का ध्यान जो है वो भटका नजर आ रहा है। विपक्ष कह रही है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रचार है। इसी कहानी भी समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के बाद विपक्ष दावा कर रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो नरेंद्र मोदी इतने आश्वस्त हैं कि चले गए हैं ध्यान करने, आध्यात्म के ध्यान में मग्न होने वाले हैं। तो किसके दावों में कितना दम है ये आपको बताएंगे। उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ लेकर चलेंगे सीधे, क्योंकि नक्सलवाद पर यहाँ पर आप कार्टून वॉर जो है वो बहुत हाई हो गया है। कांग्रेस के ऊपर बीजेपी ने कार्टून वॉर किया, कार्टून अटैक किया है, बताया है कि आपने कितनी खामियां हैं। इसके बाद आपको बताएंगे बेमित्रा ब्लास्ट से जुड़ी हुई खबर, क्योंकि विस्तार न्यूज लगातार इस खबर पर अड़ा रहा, डटा रहा और उसके बाद जो है पीड़ितों को अब न्याय मिला है। विस्तार न्यूज की खबर का असर जो है आपको बिलासपुर में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर भी एक गांव के कोटवार ने महिला को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की, लेकिन विस्तार न्यूज ने खबर को दिखाया, अब उस पर गिरफ्तारी हो गई है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे मानसिक तनाव के कारण एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, लेकिन ये आत्महत्या की कहानी थोड़ी अनोखी है। रिपोर्ट में आपको सब कुछ बताएंगे हम। और इसके बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो गर्मी का असर दिख रहा है ये कब कम होगा, मानसून की बारिश यहाँ पर कब आएगी, ये आपको आज हम बताने वाले हैं। इसके बाद 10 बजे 10 रिपोर्ट में बात एक बहुत अनोखी कहानी की करेंगे। एक पीकू की कहानी बताएंगे। वो एक खेत पहुंचा, किसान से क्या कुछ बातचीत की है, उसने पानी को बचाने को लेकर क्या कुछ कहा है, सब आपको बताएंगे। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इस 10 बजे 10 रिपोर्ट की, लेकिन आखिरी खबर जो है वो जेल में हुनर के क्या रंग हैं वो भी बताने वाले हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं हम 10 बजे 10 रिपोर्ट की। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के प्रचारों के शोर थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं कन्याकुमारी ध्यान करने के लिए, आध्यात्म का ध्यान करने के लिए। 75 दिनों से लगातार ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान पर भी सियासत जो है वो धमाका कर रही है, बवाल मचा रही है। लेकिन इससे पहले कि हम इन तमाम चीजों पर बात करें, एक नजर डालते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की तरफ से, किस राजनेता की तरफ से कितनी मेहनत की गई, कौन कितने समय तक, कितने देर तक जनता के बीच में था, सब कुछ इस रिपोर्ट में है, देखिए। जिस देश में राजनीति विकास के दीवारों से लेकर विचार के मीनारों को बनाती हो, वहां लोकतंत्र के मायने चुनावों से और फिर चुनाव के परिणामों से कुछ परे भी हो जाते हैं। इसलिए सियासतदानों की ताकत को क्यों न मेहनत की आंकड़ों से समझा जाए, क्योंकि इस 24 के समर का चुनावी शोर थम गया है और बस चंद दिनों में हिंदुस्तान की सियासत अपने शहंशाह का ऐलान कर देगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि 2024 के इंडियन पॉलिटिकल लीग में किसका रिकॉर्ड कितना शानदार रहा। 73 साल की उम्र में जोश से लबरेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 75 दिनों में 200 से ज्यादा चुनावी सभाएं की हैं। इनमें रोड शो, अलग अलग चुनावी कार्यक्रम और रैलियां शामिल हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने पिछले 75 दिनों में तकरीबन 150 जनसभाएं की हैं। पहले 5 चरणों की बात कर ले तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 120 चुनावी कार्यक्रमों में शिरकत की, तो वहीं राहुल गांधी ने 60 जनसभाएं की हैं। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 31 रैलियां की हैं, तो राहुल गांधी बिहार महज 2 बार पहुंचे। इसके अलावा बिहार में तेजस्वी यादव ने ही अकेले विपक्ष के भार को सहा है और 250 से ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग चुनावी सभाएं की हैं। अकेले मई के महीने में भीषण गर्मी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 96 रैलियां, इवेंट और पॉलिटिकल रोड शो हुए हैं। दक्षिण के 5 राज्यों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। तो वहीं राहुल गांधी ने भी साउथ पर फोकस करते हुए 13 से ज्यादा रैलियां अकेले दक्षिण भारत में की है। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए 1 जून को मतदान हो जाएगा और 4 जून को नतीजे घोषित होते ही तमाम दावों की हकीकत भी सबके सामने होगी। हालांकि इन सब के बीच मोदी 400 पार का नारा देकर अपने प्रखर वक्तव्य और प्रबल प्रचार के बाद 30 जून को कन्याकुमारी पहुंच गए। 1 जून तक प्रधानमंत्री मोदी सियासत के शोर से दूर विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान करने वाले हैं। ये वही जगह है जहां कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। हालांकि कांग्रेस को मोदी के आध्यात्मिक ध्यान से आपत्ति है, तो चुनावी आयोग का दरवाजा खटखटाया है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान से
मतगणना तक राजनीति का धमाका कितना जोरदार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बीते 75 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 206 चुनावी कार्यक्रमों में शिरकत की है। इसमें रैलियां भी हैं, जनसभाएं हैं, रोड शो है। लेकिन आप बताइए कि हिंदुस्तान में जिस भारत देश से ध्यान निकला हो, योग निकला हो, जिसने पूरे विश्व को ध्यान करना सिखाया हो, अगर उस विश्व का प्रधानमंत्री 75 दिनों में इतने ताबड़तोड़ रैलियां करने के बाद ध्यान करने जा रहा हो, तो इस पर सियासत होनी चाहिए क्या? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि पीएम की ये कोई साजिश है कि लाइमलाइट में बने रहेंगे और प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव प्रचार करते रहेंगे, फायदा जो है वो बीजेपी लूट लेगी। समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी में भी सियासत के आंकड़े और सियासत के तिकड़म को कांग्रेस कैसे पकड़ लेती है। सब कुछ इस रिपोर्ट में हम समझा रहे हैं, देखिए। राजनीति में आपत्ति की कोई परिभाषा नहीं होती, नहीं तो मोदी के भाषण और टिप्पणियों पर सवाल उठाने वाला विपक्ष उनके ध्यान और मौन करने पर भी चुनाव आयोग का दरवाजा नहीं खटखटा रहा होता। खैर, लेकिन जब किसी के मौन रहने से भी 8 राज्यों की 57 सीटें प्रभावित होने का डर हो जाए, तो ऐसे में चुनाव आयोग का रुख करना तो विपक्ष की मजबूरी बन जाती है। लेकिन इस मजबूरी का सियासी कारण भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ बात प्रधानमंत्री मोदी के आध्यात्म से जुड़ी उस पॉलिटिकल नैरेटिव की है जिसमें मोदी हिंदुत्व और सनातन की विचार शैली के सबसे मजबूत स्तंभ दिखते हैं। राजनीति से धर्म को अलग रखने वाले सेक्युलरिज्म के सोलर सिस्टम में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने धर्म और परंपरा को जीते हुए विकास और कौशल की जो कहानी लिखी है, उससे विपक्ष के पेट में दर्द होना तो लाजमी है। हिंदू बाहुल्य हिंदुस्तान में भगवा आतंक की परिभाषा गढ़ने वाला विपक्ष इस बात पर चिंतित है कि अगर मोदी चुनाव से पहले ध्यान करेंगे तो वो सबके लाइमलाइट में रहेंगे, यानी विपक्ष के मुताबिक ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रचार होगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंच चुके हैं। 1 जून तक यहीं मौन रहकर ध्यान करने वाले हैं। लेकिन 75 दिनों में 206 चुनावी कार्यक्रम करने वाला किरदार जब ध्यान करने बैठ जाए तो उस ध्यान का भी सियासी धमाका तो जोरदार होना ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मतलब सब कुछ में परेशानी है। अगर भाषण दे और भाषण में सियासत के मुजरों को सबके सामने रख दे तो उसमें भी परेशानी कि भाषा के स्तर गिर रही है, और अगर शांत हो जाएं, ध्यान में लीन हो जाएं, तो उसमें भी परेशानी है कि ये ध्रुवीकरण का एक तरीका है प्रधानमंत्री मोदी का, और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खैर, परेशानी कांग्रेस की सिर्फ यहीं तक नहीं टिकी हुई है, परेशानियां छत्तीसगढ़ में भी हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब से विष्णुदेव साय सरकार बनी है, तब से अब तक 122 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया। 415 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 423 नक्सलियों को साय सरकार ने गिरफ्तार किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के इर्द गिर्द जो सियासत बुनी जाती है, उसमें लगातार कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती है कि आप फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं, आप नक्सलवाद के नाम पर राजनीति को एक अलग तूल दे रहे हैं। ये तमाम आरोप जो है कांग्रेस बीजेपी पर लगाती है। बीजेपी कहते कहते थक चुकी है, तो अब कार्टून के जरिए कांग्रेस को समझा रही है कि हम क्या कर रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ बीजेपी ने फिर से कार्टून के जरिए कांग्रेस पर वार किया है, हमला किया है, और नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस को घेरा भी है। सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। सोशल मीडिया युग में राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए कार्टून पोस्टर का उपयोग करने लगे हैं। चुनाव के दौरान भी छत्तीसगढ़ में जमकर कांग्रेस और बीजेपी में कार्टून वार देखने को मिला। चुनाव के दौरान दोनों दलों ने एक दूसरे पर कार्टून पोस्टर जारी करके जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। अब जब प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं और नतीजे 4 जून को आने वाले हैं, तो इसमें भी कार्टून वार कहां पीछे रहता। भाजपा ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को लेकर एक कार्टून जारी करके लिखा है कि कांग्रेस में होता था महिलाओं का अपमान, भाजपा में मिली सुरक्षा और सम्मान। इसके बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। पिछले 5.5 महीने में तो इनकी राज्य की सरकार ने कुछ काम किया नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में जनता ने मतदान कर दिया है। अब बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? टाइम पास में कार्टून जारी कर रहे हैं।
अरे इनमें जरा भी नैतिकता बची होती और इनकी आंखों में पानी होता तो नारायणपुर में, बीजापुर में मासूम बच्चियों के साथ छेड़खानी हुई, दुराचार की घटना हुई। अभी भी जो आरोपी है नारायणपुर का, वो मुख्यमंत्री के साथ में उसकी फोटो आती है जिंदाबाद करते हुए, नारे लगते हैं। आज ही हमने ट्वीट किया है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर कार्टून पर हो रही सियासत पर कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोप पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी टाइम पास नहीं करती, बल्कि काम करने पर विश्वास रखती है। 5 साल चाहे महिला सुरक्षा की बात करें, चाहे बहनों के विकास की बात करें, इन सब पहलुओं पर कांग्रेस फेल रही। भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है और जिस प्रकार से आज महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से एक योजना चलाई और अनेक योजना केंद्रीय गवर्नमेंट में बेटी को सशक्तिकरण के लिए चलाए हैं। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी महतारी वंदन योजना जो हमने चुनाव के पूर्व वादा किया और उसको पूरा किया। आज बहनों को सशक्त होने के लिए कम से कम कुछ तो राशि जो दिया जा रहा है, इससे निश्चित रूप से वो सक्षम होंगी और आगे कुछ अपने जीविका के लिए भी कर पाएंगी। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर कार्टून वाली राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन सवाल ये है कि महिला सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान पर राजनीति होना ही नहीं चाहिए, बल्कि इस पर तो सबको मिलकर काम करना चाहिए। विस्तार न्यूज के लिए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। सूरज की तपिश ने सबको झुलसा कर रखा हुआ, तो ऐसे परेशान लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब समय से पहले ही देश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। आज केरल में मॉनसून की एंट्री हो गई है, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है। इस रिपोर्ट में जान लीजिए कि किन किन राज्यों में कब तक ये मॉनसून पहुंचने वाला है, यानी कि आपके सर के ऊपर कब मॉनसून की पहली बारिश होगी। इस रिपोर्ट में सब कुछ है, देखिए। गर्मी की मार झेल रहे लोगों को मॉनसून का इंतजार है। लोग टकटकी लगाए आसमान की ओर देख रहे हैं कि कब बारिश की फुहार पड़ेगी और उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी। तो अब मॉनसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल इस बार मॉनसून ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। 26 मई से मॉनसून एक्टिवेट हो गया था। दक्षिण पश्चिम मॉनसून मालदीव के कुछ हिस्सों, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण, निकोबार और दक्षिण अंडमान सागर होते हुए 30 मई को केरल पहुंच गया। इससे पहले मौसम विभाग ने 31 मई को मॉनसून के केरल पहुंचने का अनुमान जताया था। तो वहीं मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर है। इस साल एमपी में मॉनसून के समय से पहले पहुंचने की संभावना है। वैसे तो एमपी में मॉनसून की शुरुआत की तारीख 15 जून है और छत्तीसगढ़ में एमपी से 2 दिन पहले यानी 13 जून को मॉनसून की एंट्री होगी। जल्द आ रहा है मॉनसून। समय से पहले मॉनसून ने दी दस्तक। 30 मई को केरल पहुंचा मॉनसून। 13 जून को छत्तीसगढ़ में मॉनसून की दस्तक, तो 15 जून को एमपी में होगी मॉनसून की एंट्री। सबसे पहले मंडला, बालाघाट के आसपास दस्तक देगा मॉनसून और 8 जुलाई तक पूरे देश में मॉनसून का असर दिखेगा। वैसे तो इस साल देश में मॉनसून अपने तय समय से 1 दिन पहले दस्तक दे चुका है, लेकिन प्रदेश में मॉनसून को लेकर 4 दिन कम या ज्यादा होने की गुंजाइश भी रखी गई है। साथ ही इस बार अल नीनो खत्म हो चुका है और ला नीना एक्टिव है, जो मॉनसून को और रफ्तार देने का काम करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार ला नीना के एक्टिव होने से पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बारिश होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। 10 बजे 10 रिपोर्ट में अब आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है एक पीकू की। ये पीकू एक दिन उड़ते उड़ते धान के खेत में पहुंचा। गर्मी के सीजन में धान के फसल को देखकर हैरान हो गया। उसने किसान से कहा, अरे किसान भाई, आप गर्मियों के दिनों में धान की फसल क्यों लगाते हैं? धान की फसल को प्रति वर्ग 16 लीटर पानी चाहिए। अगर आप गर्मी में धान की फसल लगाते रहेंगे तो सोचिए पानी की कितनी कमी हो जाएगी। किसान बेचारा सोच में पड़ गया। आगे जवाब क्या दिया है, इस कहानी को हम इस रिपोर्ट में आगे
था कि जल को बचाइए, जल ज़्यादा बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि पानी है तभी भविष्य है। खैर, खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकर चल रहे हैं आपको सीधे जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में कैदियों ने अपने हुनर से लाखों रुपए कमा लिए हैं। जेल की 4 दीवारियों में कैद बंदियों द्वारा किए जा रहे कारीगरी के काम को खूब पसंद किया जा रहा है और दूसरे सरकारी विभाग भी हुनरमंद कैदियों से काम ले रहे हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है कि कैदी जो भी जेल में हैं वो कुछ ना कुछ अपने हुनर से सीख रहे हैं, कमा रहे हैं और ये प्रण ले रहे हैं कि जिस अपराध की दुनिया के चलते मैं यहाँ आया था, उस अपराध को छोड़ दूंगा। रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये किसी बड़े कारखाने की है और काम कर रहे ये लोग हुनरमंद कारीगर हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये किसी कारखाने की तस्वीर नहीं, बल्कि जबलपुर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल की तस्वीरें हैं और काम कर रहे ये लोग सजाए याफ्ता कैदी हैं। जेल प्रशासन के द्वारा कैदियों को हर वो कला सिखाई जाती है जिसमें उनकी रुचि होती है। इसलिए जबलपुर के सेंट्रल जेल में फर्नीचर से लेकर वेल्डिंग, हैंडलूम, पावरलूम, सिलाई और प्रेस प्रिंटिंग तक का काम कैदियों को सिखाया जा रहा है। हर कारखाने में कैदी काम सीखते भी हैं और सीखने के बाद दूसरे कैदियों को सिखाते भी हैं और इस काम से जो आमदनी होती है वो सीधे बंदियों के खाते में जाती है और जेल प्रशासन की भी कमाई हो जाती है। विस्तार न्यूज की टीम ने जेल में काम कर रहे बंदियों से जब बातचीत की तो उन्होंने अपने काम से खुशी जाहिर की। साथ ही ये भी कसम खाई कि जिस गुनाह की सजा वो काट रहे हैं उसे दोबारा कभी नहीं करेंगे। जेल प्रशासन का कहना है कि जेल में आने वाले हर अपराधी को सुधारने का एक मौका जरूर दिया जाता है और इसलिए जेल प्रशासन के द्वारा कैदियों को हर तरह की मदद उपलब्ध कराई जाती है। जिस कैदी की रुचि जिस भी काम में होती है उसे वही काम करने के लिए दिया जाता है। इसके बदले कैदियों को 94 रुपए प्रतिदिन से लेकर 154 रुपए प्रतिदिन का मेहनताना भी दिया जाता है। कैदियों के द्वारा जो कुछ भी बनाया जाता है उसे खुले बाजार में भी बेचा जाता है। यही वजह है कि जबलपुर जेल प्रशासन ने पिछले 3 महीनों में ही बंदियों के द्वारा किए गए कामों से 75 लाख रुपए की आमदनी कर ली है और हर महीने तकरीबन 1300 कैदियों के द्वारा काम किया जाता है। यहाँ जितने बंदी, समस्त बंदी जो काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं प्लस अन्य काम भी करते हैं, उस सारे में वो उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है और करीब इस प्रकार से जनवरी, फरवरी, मार्च अगर तीनों का मैं आंकड़ा देखूं तो 75 लाख रुपए हैं जो बंदी पारिश्रमिक के रूप में उनके प्रत्येक बंदी के खाते में, जैसा जिसने अर्जन किया है वैसे उसके खाते में गए हुए। कुल मिलाकर कहा जाए कि जेल प्रशासन की ये पहल सराहनीय है, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि घृणा अपराध से करो, अपराधी से नहीं। जेल से छूटने के बाद ये बंदी समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का काम जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। 10 बजे 10 रिपोर्ट में वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।